हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आज इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर होती क्या है, इसके बेसिक्स क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और कुछ अगर क्वेश्चंस हो सकते हैं तो क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो बात आती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेस है वो क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस ये होता है कि लगभग हर इंसान में या किन्हीं दो इंसानों के बीच में 99.9% डीएनए रीडिंग जो है वो सेम है, लेकिन 0.1% जो है वो डिफरेंट है। इस डिफरेंस के कारण दो इंसान एक दूसरे से डिफर करते हैं। डिफरेंस है, दोनों इंसानों में आपस में डिफरेंस है। ये डिफरेंस और भी कम हो सकता है कि अगर उनके बीच में रिलेटिविटी जो है या रिलेटेडनेस जो है वो कम है। मान लेते दो सगे भाई हैं तो उनमें 0.1 का परसेंट का ना होकर के और भी कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी जेनेटिक रिलेबिलिटी कितनी है, उनके जेनेटिक रिलेटेडनेस कितनी है, इस बात पे ये डिपेंड कर सकता है। तो इस बात को हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बोला जा रहा है कि 99.9% जो बेस है सीक्वेंस है वो ह्यूमंस में लगभग सेम है, लेकिन जो ये 0.1% यहाँ पे मिलता है यही सफिशियंट है, यही मतलब भर काम कर दे रहा। कितना है ये 0.1% का मतलब है 1 in every 10,000 बेस पेयर, मतलब 3 × 10⁹ बेस पेयर में 3 × 10⁶ बेस पेयर जो है वो डिफर होते हैं। मतलब और यही जो डिफरेंस आता है, यही डिफरेंस किस चीज का बेस बनता है आगे चल के, सिंगल न्यूक्लियोटाइडल पॉलीमॉर्फिज्म का, SNP का बेस बनता है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं अभी। टू कंपेयर दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को कंपेयर करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत ही ज्यादा क्विक मेथड है। अगर 0.1 को सोचो तो बहुत कम नहीं है, वो भी 3 मिलियन में है। 3 मिलियन बहुत ज़्यादा है। और इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज़ करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। इसमें हम लोग को पता चलता है कि कोई किसी पर्टिकुलर इंसान का कौन पेरेंट है। अगर केस होता है किसी तरह का, कहीं पर कोई फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट गया और पता कर रहा है कि कहाँ पर कौन क्रिमिनल इन्वॉल्व हुआ है, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू इस तरह के केस को सॉल्व करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंट इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। होता क्या है कि दो इंसानों के बीच में या किसी एक इंसान के अंदर बहुत सारा रिपीटेटिव डीएनए रहता है। अब ध्यान देना है भाई, यहाँ पर एक कोई इंसान है, उसके अंदर उसकी सेल ली गई, उसकी सेल अलग अलग तरह की सेल्स ले ली गई, उसके अंदर से आरबीसी ले ली गई, ठीक है, उसके अंदर के हेयर फॉलिकल्स ले लिए गए, अलग अलग तरह की सेल्स ले ली गई और सब पस सेल्स ले ली गई, ठीक है, कोई भी सेल ले ली गई और उनके अंदर का डीएनए निकाला गया। फिर उसके अंदर के रिपीटेटिव डीएनए देखे गए। रिपीटेटिव डीएनए क्या हो रहा है, मान लिया सीक्वेंस है AGTC 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 AGTC, ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं क्या है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। हमारे अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाएंगी, जब विदिन या एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर सारी सेल्स के अंदर चेक किया गया तो सबके अंदर AGTC की कॉपी नंबर मान के चले, अगर 2000 है तो वो 2000 ही देखने को मिले। लेकिन अगर यही AGTC मैं अपने से कंपेयर करता हूँ किसी दूसरे इंसान से, तो उसके अंदर ये कॉपी नंबर वेरी कर सकता है। और यही जो वेरिएबिलिटी है, यही उसको यूनिकनेस देता है कि वो पर्टिकुलर इंसान यूनिक है। उसके अंदर जो कॉपी नंबर है वो दूसरे के अंदर कॉपी नंबर देखने को नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यही बेस है रिपीटेटिव सीक्वेंस है इन कंपैरिजन टू बल्क ऑफ द डीएनए। बल्क ऑफ द, जब हम लोगों ने बल्क ऑफ द डीएनए को कंपेयर किया तो पता चला एक छोटी सी पीक, जैसे बल्क ऑफ द डीएनए की ये पीक बनी तो एक छोटी सी पीक रिपीटेटिव डीएनए की भी देखने को मिली। एक्चुअली में होता क्या था, ये जीसी रिच होते थे। रिपीटेटिव डीएनए में बहुत सारा जीसी कंटेंट देखने को मिल रहा था और इसी पीक को हम लोगों ने बोला, ये छोटी सी जो पीक मिली उसी पीक को बोला गया सैटेलाइट। और ये पीक किसको दर्शा रही है, डीएनए को, इसलिए इसको बोला गया, हम लोगों ने क्या बोला, सैटेलाइट डीएनए। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन पे अगर देखा जाए हम लोग, ठीक है, तो AT रिच या GC रिच है। ये जो बात यहाँ पर आ रही है रिपीटेटिव यूनिट्स, वो कई तरह की हो सकती है कि पहला तो वो काहे से बनी है, AT से बनी है या GC ज्यादा है उसके अंदर, उनकी लेंथ क्या है, उस सेगमेंट की लेंथ क्या है और उस सेगमेंट का कॉपी नंबर कितना है। जैसे यहाँ पे सेगमेंट की लेंथ अगर हम लोग देखें तो सेगमेंट की लेंथ है 4 न्यूक्लियोटाइड की और कॉपी नंबर कितना है, 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। तो 3 पे डिपेंड करता है। इसके बेस पे रिपीटेटिव डीएनए जो हो सकते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड
इनटू मेनी कैटेगरीज। उनमें से जो दो मेन कैटेगरी आने वाली हैं, पहला है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा आता है आपका मिनी सैटेलाइट। माइक्रो मतलब छोटा सा सैटेलाइट जो 2 से लगभग 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है, 2 से 6 बेस पेयर, जैसे जिसे हमने बनाया तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रो सैटेलाइट है। ठीक है, अब इनका नंबर अलग अलग तरह से वेरी कर सकता है। ऐसे मिनी सैटेलाइट है जो लगभग 10 से लेकर के 60 बेस पेयर का 10 to 60 बेस पेयर लॉन्ग होता है और इनका नंबर भी वेरी कर सकता है। बात समझना। अब इनका नंबर वेरी कर सकता है, इनका अरेंजमेंट वेरी कर सकता है। इनका अरेंजमेंट हो सकता है एक के बाद एक। ठीक है, जैसे यहां पर आया एजीटीसी 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 लगातार, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इसका अरेंजमेंट कैसा है, टेंडेम अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, टेंडेम अरेंजमेंट है। और ये टेंडेम अरेंजमेंट का जो नंबर है वो अलग हो सकता है। किसी के अंदर मैंने भी बोला कि एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर 2000 है और दूसरे के अंदर 1600 ही है। तो हमने क्या बोला कि इन टेंडेम नंबर्स में जो है टेंडेम है उनके नंबर्स में वेरिएशन, इसलिए बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। यहाँ पर एक टर्म और आता है VNTRS। यही वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स जो है वो बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इसी के बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पर्टिकुलर किसी क्राइम सीन पे, पर्टिकुलर कोई केस में कौन पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है या कौन पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। भाई बात समझिए। चलिए देखते हैं सैटेलाइट डीएनए डू नॉट कोड। इसमें एक बात और ये रहती है कि सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो कोई भी प्रोटीन कोड नहीं करता है, लेकिन और ये ह्यूमन के जीनोम में बहुत ही लार्ज पोर्शन बोल सकते हो शेयर करता है। लार्ज पोर्शन होने के कारण इससे आइडेंटिटी ज्यादा आसानी से हो सकती है। भाई लार्ज होने से आइडेंटिटी ज्यादा आसान हो सकती है। लार्ज होने का मतलब ये हो रहा है कि एक दाल है, दाल में 2-4 कंकड़ है, तो अगर उस दाल में से दाल ढूंढी जाए तो वो आसानी से ढूंढ सकते हो ना, कंकड़ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो आइडेंटिटी भी आसान हो पा रही है। ठीक है, इसलिए इस पे फोकस किया गया। बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग SNP। बेस क्या है, SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइडल पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण ये SNP होता है। सब कुछ अभी धीरे धीरे हर बातों को अभी हम लोग समझेंगे, एक एक चीजों को। ठीक है, बोला जा रहा है कि SNP है सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, है ना, सब कहीं पे सेम है अगर एक ही इंडिविजुअल में देखा जाए। लेकिन अगर 2 इंडिविजुअल में डिफरेंट कंपेयर किया जाएगा तो ये SNP जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। SNP से ही एक कॉन्सेप्ट और आता है एलील का कॉन्सेप्ट, जो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, है ना। तो अभी आगे चीजों को और समझेंगे। इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज रिफर्ड टू अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो है हाई फ्रीक्वेंसी में देखने को मिल रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह की क्या हो रही है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म प्रोबेबिलिटी इज हायर इन नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। ये 2 पॉइंट समझ में नहीं आए, समझते हैं बात को। ठीक है, अब बात समझते हैं। मान लेते हैं कि डीएनए है उसमें 2 रीजन है, एक है कोडिंग रीजन और एक है नॉन कोडिंग। भाई अगर कोडिंग रीजन में कोई म्यूटेशन होता है तो वहां पे प्रोटीन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, म्यूटेटेड प्रोटीन होगी। वो प्रोटीन कैसी हो जाएगी, नॉन फंक्शनल। और हो सकता है वो प्रोटीन जो हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिससे एक इंसान जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा ये डिफाइन हो रहा हो, तो वो इंसान तो मर जाएगा। मान लिया वो प्रोटीन थी, उसके वहां पे म्यूटेशन हुआ, सिकिल सेल एनीमिया हो गई, तो सिकिल सेल एनीमिया हो गई तो उसके अंदर, उस पर्टिकुलर के अंदर आरबीसी का शेप सिकिल शेप हो गया और ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता कम हो गई। जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता जा रहा है इंसान की डेथ हो जा रही है। तो ये हो रहा है। तो ओवरऑल अगर इस रीजन पे हुआ तो ये इंसान तो मर ही जाएगा। जब मर जाएगा तो इसकी ऐसी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट में, कम्युनिटी में एक्यूमुलेट हो नहीं पाएगी। लेकिन अगर नॉन कोडिंग रीजन में होगा, जो कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं था, जब कोई प्रोटीन बन ही नहीं रहा था, ये जंक डीएनए था और इसमें कुछ चेंज भी हो गया तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये इस तरह की चीजें लगातार एक्यूमुलेट होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये लाइन बताया जा रहा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म प्रोबेबिलिटी इज हायर इन नॉन कोडिंग रीजन। और इसी में क्या हो रहा है, इन सिंपल टर्म, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन। इनहेरिटेबल म्यूटेशन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि वो कोडिंग है नॉन कोडिंग, वो किसी में भी हो, बस वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। म्यूटेशन हो रहा है, इज ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज रिफर्ड टू अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जान सकते हैं। प्रोसीजर देखते हैं, इसको एलेक्स जेफरे ने देखा
ठीक है, इसको एलेक्स जेफरे ने सबसे पहले डेवलप किया, और इंडिया में जो सबसे पहले डेवलप किया वो लालजी सिंह थे। एक आपका CCMB इंस्टीट्यूट है, वहां पर लालजी सिंह ने इसको रन कराया। इसके अलावा BK कश्यप हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत सारा योगदान दिया। लालजी सिंह को फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और खाली फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग पूछा जाए तो एलेक्स जेफरे का नाम आएगा। इन्होंने क्या किया, रेडियो लेवल्ड सैटेलाइट DNA यूज किया एज अ प्रोब दैट शोड वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, नंबर्स पे डिपेंड करता है। कि मान लेते हैं कि टेंडम रिपीट्स AGTC माना, एक के अंदर 1600 है, एक के अंदर 2000, एक के अंदर 2100, एक के अंदर 1550 है, तो ये क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है वेरिएशन चल रहा है। एक के पास 21 है, 2100 है, एक के पास 1800 है, एक के पास 1600 है, एक के पास 1550 है, वही टेंडम। हमको ये पता चल रहा है कि भाई ये दोनों आपस में बड़े क्लोज हैं, और ये जितना भी क्लोज है उनके कंपैरिजन में ये तो और भी ज्यादा क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन जो है और कम है। कुछ पता चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। तो ये कहानी समझ में आ रही है। VNTRS क्या होते हैं, एक तरह के मिनी सैटेलाइट होते हैं, है ना, लगभग 60 न्यूक्लियोटाइड के आसपास के बने होते हैं, जहां पे कॉपी नंबर वेरी करता है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। डिफरेंट बैंड नंबर गिव अ स्पेसिफिक, अब ये अलग अलग तरह के बैंड बनेंगे, अभी फोटो देखेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन को छोड़ करके बाकी लगभग सब में डिफर करता है। आपका आपके सगे भाई से भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब जैसे इन दोनों में देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन ये 1500 और 2100 वाले भाई नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंडम रिपीट्स है उनका वेरिएशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे VNTRS की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो यूज किया जाता है सदर्न ब्लॉट का यूज किया जाता है, और इसके अलावा PCR का भी यूज किया जाता है। ये दो टेक्निक्स है, अभी बात करेंगे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप DNA आइसोलेट करिए। मान लिया कोई एक इंसान है, वहां पे कोई एक केस है, वहां पे मर्डर हो गया, और वहां पे दो इंसानों के ऊपर शक है, वो इंसान है A और B, वो इंसान है A और B। ठीक है, उन दोनों का DNA ले लो, DNA आइसोलेट कर लो। उस दोनों DNA को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से तोड़ दो, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दोनों जगह पे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगेगा, वो चाहे जो लगा लो लेकिन सेम ही लगेगा। अगर आपने A B दो तरह के लगाया है तो दो इको R1 लगाया तो इको R1 दोनों में लगेगा, इको R फर्स्ट जो है वो दोनों में लगेगा, हिंद थर्ड है, प्यूर फर्स्ट है ना, एलू फर्स्ट है, कुछ भी है, जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने लगाए वो दोनों जगह पे सेम लगेंगे। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस दोनों जगह पे सेम दिया तो सेम टुकड़े बनने चाहिए, या जैसे भी टुकड़े बने, जहां जहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी वहां पर वो टूटेगा। ठीक है, मान लिया कि इनके DNA, मान लिया A का DNA मान के चलते हैं, A का DNA हो रहा है AGTCCAGTCCAG। ठीक है, और B का DNA जो हो रहा है वो है GCCAGTCAG। ठीक, ऐसा है। मान लिया वो AG के बीच में तोड़ता है कहीं पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर तोड़ देगा बॉन्ड, मान लिया यहाँ पे तोड़ दिया, और यहाँ पर AG कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो पता इंडोन्यूक्लियस है ना, एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, यहाँ से नहीं तोड़ सकता क्योंकि वो एक्सोन्यूक्लियस नहीं है, यहाँ से नहीं तोड़ सकता, इंडोन्यूक्लियस है तो बीच से ही तोड़ेगा। तो यहाँ पर एक टुकड़ा बनेगा 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड का, और 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पे एक टुकड़ा बनेगा 4 ही न्यूक्लियोटाइड का, और एक टुकड़ा बनेगा 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड का। देखो वेरिएशन नहीं दिख रहा है, हमने बोल रहे हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है, पॉलीमॉर्फिक नेचर देखने को मिल रहा है, एक 6 5 का और एक 4 5 का मिल रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोर्सिस। अब इनके इलेक्ट्रोफोर्सिस अगर हम लोग कर दें, इलेक्ट्रोफोर्सिस कर दें, एक बैंड बनाए, तो जो 6 नंबर वाला होगा वो ऊपर कहीं बैंड बनेगा, उसके नीचे 5 वाला बनेगा, उसका भी 5 वाला यहीं पे आके फिट हो जाएगा, और एक 4 वाला बनेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। तो इन बैंड्स को हम लोग सेपरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस, और इसके बाद ब्लॉट करेंगे। ब्लॉट क्या करते हैं बात समझो, जब इलेक्ट्रोफोर्सिस करते हैं तो एक जेल का यूज करते हैं, एग्रोस का बना हुआ जेल होता है, और उसी जेल, मान लिया ये जेल है, अब इसी जेल के ऊपर, मान लिया ये जेल है, अब इसी जेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन रखी जाती है। काहे की मेम्ब्रेन होती है, नायलॉन की बनी हुई,
उस मेम्ब्रेन को रखते हैं, फिर ऊपर से पेपर रखते हैं, टाइल अप करते हैं, ठीक है, पेपर रख देते हैं खूब सारा, ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं उसके, और उसके ऊपर छोटा सा वेट रख देते हैं, थोड़ा सा वजन रख देते हैं, और नीचे से रनिंग बफर में रख देते हैं। तो मान लिया कि ये रनिंग बफर इसके अंदर भरा हुआ है और इसी के अंदर ये जेल पड़ा हुआ है, ऐसे ये जेल है और इसके अंदर ढेर सारा ये रनिंग बफर है, ढेर सारा ये रनिंग बफर है भाई, देखो ध्यान दो। और ऊपर से हमने क्या कर दिया, खूब सारा ब्लॉटिंग पेपर लगा दिया, खूब सारा ये ब्लॉटिंग पेपर ऐसे रख दिया, टाइल अप कर दिया ऊपर खूब ढेर सारा, और लास्ट में ला करके एक वेट रखा, ऐसे ऐसे कोई वेट ला के रखा, ठीक। तो अब ये बफर जो है वो, चूंकि जेल जो है वो पोरस है, वो जेल से हो करके बफर ऊपर की ओर भागेगा, क्यों? क्योंकि उसको पेपर से मिलना है, पेपर के अंदर है कैपिलरी एक्शन, वो ऊपर भागेगा। जब भागेगा तो अपने साथ साथ डीएनए को भी लेके जाएगा, और डीएनए जाकर, तो डीएनए जो है वो डायलॉन मेम्ब्रेन को पार नहीं सकती है, पार नहीं कर सकती है, बफर तो पार कर सकता है लेकिन डीएनए नहीं, तो वो जाके वहीं पे चिपक जाएगा और मेम्ब्रेन हमको मिल जाएगा। अभी उसी मेम्ब्रेन को हम लोग यूवी लाइट के कॉन्टेक्ट में ला करके विजुअल करेंगे, तो अभी स्ट्रक्चर फोटो देखेंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ट्रांसफर यहाँ पर फिलहाल मैंने ब्लॉटिंग बता दिया। ब्लॉटिंग कैसी है? सदन, सदन का मतलब होता है साउथ, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण होता है डी से डीएनए, सदन ब्लॉटिंग से डीएनए देखते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग देखते हैं। बोला क्या जा रहा है यहाँ पर? बोला जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआरएस प्रोब, वीएनटीआरएस लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड, यहाँ पर लेबल्ड की जगह बोल सकते हो रेडियो लेबल्ड होता है, ठीक है। अभी बता रहे कैसे होता है ये चीजें। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, इसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करके उसको देखते हैं, जरा समझते हैं क्या किया। एक फोटो ली गई, मान लिया ब्लड का सैंपल है, ब्लड की सेल्स ले ली गई, ब्लड की सेल से डीएनए आइसोलेट किया गया, उसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस तोड़ दिया गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसको डीएनए को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। ट्रांसफर द डीएनए फ्रेगमेंट टू मेम्ब्रेन सदर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट किया गया, देखो अब मेम्ब्रेन के ऊपर ये आकर के ढेर सारे बैंड्स जो जेल पे थे वो मेम्ब्रेन पे आ गए। अब इसको हाइब्रिडाइज कर दिया गया, हाइब्रिडाइज्ड विद रेडियो एक्टिव प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब की मदद से इसको हाइब्रिडाइज कर दिया गया। हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को कुछ सीक्वेंस पहले से नोन रहते हैं, उसी सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियोटाइड्स को प्रोब ला करके डाल देते हैं, जिसके ऊपर रेडियो लेबल होता है। मान लिया छोटा सा प्रोब ये बनाया हमने और हमको पता था इसके अंदर AGTCC है ना, और A है। सर कुछ समझे नहीं आ रहा हो, यहाँ पर रेडियो लेबलिंग कर दी, यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा दिया, रेडियो एक्टिव डाई लगा दी, ठीक है, ज्यादा हायर हो जाएगा। अब ये समझ लेते सर ये सीक्वेंस कैसे नोन होंगे। मान लिया भैया कोई एक इंसान है, कोई एक इंसान है, उससे किसी ने बोल दिया, यहाँ पर एक लड़के ने आया क्लेम किया कि ये मेरे पापा हैं, उन्होंने बोला नहीं मैं इनका पापा नहीं हूँ, मैं इनका पिताजी नहीं हूँ। तो क्या करना होगा? पहले उस इंसान के डीएनए को सीक्वेंस कराओ, पिताजी को, है ना, और फिर उस लड़के के इंसान के डीएनए को सीक्वेंस कराओ, तो उससे आपको सीक्वेंस पता चल गया कि ये सीक्वेंस यहाँ पे होना चाहिए। उसके रिपीटेटिव डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, उसके रिपीटेटिव जो इंसान है पिताजी हैं, उसके रिपीटेटिव डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री छोटे छोटे प्रोब बना लो, बना लिए, ये प्रोब्स पाए जाते हैं। अब उस लड़के का डीएनए लिया, आइसोलेट किया, ब्लॉटिंग करके उस पर डाला गया। अगर उस लड़के में भी वही प्रोब्स डीएनए होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोब्स है वो जाकर उसी से बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड कर जाएंगे, फिर जब उसके नीचे ऑटो रेडियोग्राफी उसकी की जाएगी तो वो चमकने लगेंगे। चमक गए तो पापा की बत्ती गुल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एक्सेस रेडियो एक्टिव, और जो एक्सेस है उसको साफ कर देते हैं बफर के थ्रू, है ना। फिर इसको देखो यहाँ पर ला के चेक किया गया, ऐसे बैंड दिखे। एक केस आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, पता नहीं क्यों बच्चे समझते नहीं उस बात को, जरा समझ लेते इसमें क्या बता रहे, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो पूरा मर्डर वर्डर हुआ है, कुछ ध्यान देते हैं क्या हुआ, कैसे मर्डर हुआ। बोला जा रहा कि कोई एक पेरेंटल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है, दो क्रोमोसोम से मिलके ये कोई एक इंसान ए है, ये कोई एक इंसान बी है, ठीक है। इसके अंदर रेड वाले देख लो, ये सब जो भी कलर दिखाए जा रहे हैं ये टेंडम रिपीट्स दिखाए जा रहे हैं, एक के बाद एक। इसके अंदर 3 है, 3, इसके पास 4 है। यहाँ पर एक और इंसान है, बी इंसान, ठीक है। कहीं पर मर्डर हो गया है, कहीं पे मर्डर हो गया, क्राइम सीन है जहां पर हमको एक सी डीएनए मिला है। पहले केस तो समझें, पहले दृश्यम तो बनाए। दृश्यम यह है कि कहीं पर मर्डर हुआ, वहां पर जिसका मर्डर हुआ उसका तो ब्लड पड़ा ही पड़ा था,
एक तीसरे इंसान का भी ब्लड पड़ा था, किसी और इंसान का भी ब्लड पड़ा था। अब पता नहीं चल रहा वो ब्लड किसका है, शक गया ए और बी पे, ठीक है, ए और बी पे शक गया। तो पहले जिसका ब्लड पड़ा मिला है, पहले हम लोगों ने चेक किया सारी ये कहानी करके है ना, और हमको कुछ ये पैटर्न जो है यहां पर ये पैटर्न देखने को मिला, ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक बैंड यहां पे मिल रहा है, VNTRS कहां पर है, 11 है, 11 है, भारी है, ऊपर मिला। इसके बाद एक ये मिल रहा है, यहां पर कितने हैं, मान के चलते हैं कि 0 to 9, 9 है तो 9 थोड़ा नीचे मिल रहा है ना, 9 कहां मिल रहा है, देखो 9 के सामने आसपास कहीं मिल रहा है। फिर येलो वाला देखते हैं, इसमें कितना है, इस पर और कम हो गया, 8 है और 7 है, तो 8 7 और नीचे मिल रहा है। और फिर ब्लू वाले देखते हैं तो ये 5 है और 2 है। तो इस तरह से ये कहानी देखने को मिल रही है। इसको जरा और बढ़िया से दिखाते हैं, नहीं तो केस डिस्टर्ब हो जाएगा है। अब देखते हैं, हाँ अब सही है, ठीक है। ऐसा देखने को भी मिल रहा, सी का एक ब्लड मिला है। अब हम पता कर रहे हैं ये ब्लड आखिर है किसका, जिसका ब्लड है वही कातिल है। चलिए भाई देखते हैं। ए और बी को बुलाया गया, उनके डीएनए को लिया गया, डीएनए को आइसोलेट किया गया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया गया, छोटे छोटे टुकड़े मिले, टुकड़ों को हमने फर्दर जाकर के इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया, सेपरेट करके ब्लॉटिंग किया, ब्लॉटिंग करके चेक किया। तो चेक किया तो जरा देखते क्या क्या आ रहा है टुकड़ा। एक टुकड़ा तो इसका 3 के आसपास कहीं बनेगा, तो 3 कहाँ है भाई, ए वाला का 3, ये बना, ठीक है। अच्छा भाई ये नहीं करना चाहिए हमें, कलर का यूज नहीं, जो कलर है वही। एक यहाँ पे मिल रहा है भाई, एक यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। दूसरा कहाँ पे मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है कुछ 4 के आसपास, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए के पास 4 वाला मान लो नहीं मिल रहा है, 4 वाला नहीं मिला, कोई बात नहीं है, ठीक है। 2 और 3, 3 और 4 2 है। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इनका हुआ है, इसको इन्होंने 4 माना है और इसको इन्होंने 3 माना है, तो एक 4 और 3, ठीक है। बुक में एग्जैक्टली सीधा नहीं आया, हम लोग मान के चलते हैं सीधा है, ठीक है। इसके अलावा ब्लू वाला में क्या बन रहा है, 5 और कितना 6 7 8 9 10, 5 और 10 के पास, एक 5 के पास और एक 10 के पास ब्लू वाला देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आपको देखने को मिल रहा होगा, एनसीईआरटी अपने ओपन कर लेना। येलो वाले देखो क्या क्या मिल रहा है, येलो वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 7, 8 और 7, ठीक है। इस तरह से टुकड़े मिले, ये टुकड़े इनसे मैच किए गए, इनसे मैच ही नहीं हो रहा। सी वाला जो वहां पे ब्लड मिला है उससे मैच किया गया, तो देखा गया ये वाला पॉइंट पे कोई मैचिंग नहीं हुई, ये वाले पॉइंट पे कोई मैचिंग नहीं हुई, ये वाला पॉइंट तो मैच हो गया, ये वाला पॉइंट भी कोई मैच नहीं हुआ। तो इस तरह से देखा जाए मेजर पिक्स में कोई भी मैचिंग देखने को नहीं मिल रही है, ये भी नहीं मिल रहा है, ब्लू वाले तो स्टैंडर्ड नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर ए को बाइज्जत बरी कर दिया गया, भैया आपका ब्लड तो मैच नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात आती है किसकी, दूसरी बात आती है बी की ब्लड। बी का ब्लड चेक किया गया तो इसमें कौन कौन से टुकड़े मिल रहे हैं, उनके पास एक टुकड़ा मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे एक मिला भाई, ठीक है। और 11 के बाद एक 9 पे मिला, 11 पे मिला और 9 पे मिला। और कौन कौन सा मिल रहा है, इसके अलावा मिल रहा है 8 पे मिल रहा है और 7 पे मिल रहा है और 5 पे भी मिल रहा है और मिल गया 2 पे। भैया मैच कराया गया। जब यहाँ पर मैचिंग की प्रोसेस कराई गई तो जरा देखते हैं क्या हो रहा है। 11 से 11 मैच हो रहा है एकदम साफ, ये देखिए भैया, अरे वाह, चोर तो पकड़ा गया, अब तो जेल में जाना ही होगा, पूरा मैच कर गया। ये डीएनए जो है सी से बिल्कुल साफ मैच हो रहा है। इससे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हमारे बी महाराज ही जो हैं वही किलर हैं, उनको सजाए मौत दे देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। चलिए कुछ एक क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं। बस बात आ रही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज डेवलप बाय, किसने डेवलप किया, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप किया, एलेक्स जेफरे ने। वाटसन क्रिक ने क्या बताया, हरगोविंद खुराना ने क्या बताया, कैरी मोलिस ने बताया, ये पीसीआर बताया। वाटसन क्रिक ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल दिया, हरगोविंद खुराना ने क्या कराया, आरएनए को सिंथेसाइज कराया केमिकली, ठीक है। द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एमआरएनए नहीं यार, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन नहीं यार, म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं यार, ये वाला है सही है ना, ये वाला सही हो रहा है। इन इंडिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय, अभी मैंने बताया सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद, हैदराबाद में है, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। यहीं पर पहली बार लाल जी ने भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी थी। जलपाईगुड़ी में एक केस हुआ था
है ना, उस केस को सॉल्व करने के लिए किया गया था, है ना। तो अधिक जानकारी यहाँ पे नहीं। अच्छा, 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज मेनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर इन फीटस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। भैया फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेन पता की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो एक अलग ब्रांच है, जीन थेरेपी एक अलग कहानी है, ठीक है। और डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर वो भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, पीसीआर वगैरह से भी पता कर सकते हैं, आरएफएलपी आरएपीडी करके भी पता कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह करके भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो केवल फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? पहला है वीएनटीआरएस, जो है नॉन कोडिंग है, डीएनए पॉलीमॉर्फिक होता है, इनहेरिटेड है। वीएनटीआरएस कोडिंग है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, सामने से हट जा रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। और इसका आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर जो है पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसको स्टार्ट करेंगे, उसकी रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।